हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हमने रॉबर्ट मैगर से अप्रोच की थी और आज हम करेंगे रॉबर्ट मिलर से अप्रोच। तो इसमें बोला है कि रॉबर्ट मैगर ने जो स्ट्रेस किया था वो कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन पे किया था। उन्होंने साइकोमोटर पे कोई भी बात नहीं की थी। तो रॉबर्ट मिलर ने 1962 में इस अप्रोच को डेवलप किया और उनका साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव पे उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने बोला इट इज़ कनेक्टेड टू डेवलप ऑफ स्किल एंड फिजिकल एक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। उन्होंने क्या किया, स्किल्स को डेवलप करने में और फिजिकल एक्टिविटी कराने पे किसी भी लर्नर के, और उससे फिज़िकल एक्टिविटी करने से वो सीख रहा है, उस पर क्या किया था, जोर दिया था उन्होंने, स्ट्रेस किया था। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं उन्होंने अपने साइकोमोटर डोमेन में क्या बातें की हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिकेटर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिकेशन, कंट्रोलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी, इंडिकेशन ऑफ द एडुकेसी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं इंडिकेटर को, फिर इंडिकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद है कंट्रोल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और फिर उसके डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्टिविटी को, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन ऑफ द एडुकेशन। मतलब ये समझ सकते हो, हम कोई भी काम कर रहे हैं, पहले कौन उस काम को करा रहा है, जो टीचर, फिर है इंडिकेशन, किस तरह वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या काम कराना चाह रहा है, कौन सी एक्टिविटी जो है वो किसी लर्नर से वो कराना चाह रहा है। उसके बाद है अगर वो उस ही डायरेक्शन में जा रहा है जो लर्नर है वो तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है, उसे इंस्ट्रक्टर को लगता है कि वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है या फिर, तो वो क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उनकी एक्टिविटी को। फिर उसकी एक्टिविटी जो एक्चुअल एक्टिविटी है उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसमें उनके काम में क्या करेंगे, एडुकेशन लाएंगे, वो काम जो है अब परफेक्टली करने लगेगा। तो मिलर ने लिस्ट किए थे कुछ एक्शन वर्ब्स को साइकोमोटर में, कौन कौन सी, परसेप्शन, हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्सेज, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज। और उनकी एक्शन वर्ब्स क्या थी, जब हम परसीव करते हैं कोई चीज़ तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट, स्केच बनाते हैं उसका। स्केच बनाना, किसी को मान लो कि मेरे से किसी की ड्राइंग बनाने के लिए बोल दिया गया है, सामने वो पर्सन बैठा दिया गया है, तो सबसे पहले मैं उसे परसीव करने की कोशिश करूँगी, उसकी आइज़ कैसी है, नोज़ कैसी है, उसका फेस की जो शेप है वो किस तरह से है। तो हम स्केच कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर सेट, डिज़ाइन को सेट करेंगे। फिर फिक्सेस, आइडेंटिफाइज, हम जो मेन आइडेंटिफाइज हैं उनमें फिक्सेस हैं, मान लो उसके चेहरे पे कोई स्पेशल स्कार है या फिर कोई तिल है या कुछ भी चीज़ है, उस चीज़ को क्या फिक्स करने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। या फिर कोई बर्थ मार्क है, उसके बाद ड्रिल करेंगे और मेंड करेंगे मैकेनिज्म को। उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, जहाँ पे कि हम चेंजेस करेंगे, कनेक्ट करेंगे और लोकेट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, फिजिकल एबिलिटीज़, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ और स्किल्ड मूवमेंट। ठीक, जो एक छोटा सा बच्चा होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, एक कोई स्टूडेंट है अपने आर्म्स को मूव करता है और वो ड्रम को बजा रहा है। ठीक, उसके बाद जब बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट वो सीखता है तो वहाँ पे वो थोड़ी सी हाइट पे क्या है, जंप कर सकता है। नेक्स्ट, जब वो फिज़िकल एबिलिटीज़ आ जाती हैं तो वो अपने टोज़ पे खड़ा होना मिनिमम टाइम के लिए शुरू हो जाता है। मतलब अभी बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया है, वो क्या कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए मतलब चलता है और वो बैठ जाता है। इस तरह की, ऐसे नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कैन बैलेंस देयर बॉडी ऑन पैरेलल बार्स। पैरेलल बार्स का मतलब कि कहीं चीज़ पे, जैसे हम पतली सी किसी पगडंडी पे चलते हैं या फिर कोई पतली, जो कि हमारे दोनों पैर नहीं आ सकते, एक छोटी सी जगह पे हम बैलेंस करते हुए अपने आप को चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ जब लर्नर में आ जाती है, एक स्टूडेंट में आ जाती है, तो अपनी बॉडी को पैरेलल बार्स पे क्या करने लगता है, वो बैलेंस करने लगता है। नेक्स्ट है जब स्किल्ड मूवमेंट आ जाता है तो स्टूडेंट कैन टेक अ डाइव फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम और स्विम। तो वो क्या कर रहा है कि कुछ टाइम के लिए वो
डाइव कर सकता है या स्विमिंग करना सीख जाता है जब वो स्किल मूवमेंट करने लगता है। या फिर डांसिंग में लगा लो, जब उसमें उसके जो मूवमेंट है, डांसिंग मूवमेंट है, वो क्या होने लगते हैं, परफेक्ट होने लगते हैं इस वाली स्टेज में, स्किल मूवमेंट में। तो हैरोज क्लासिफिकेशन क्या थी? हैरोज क्लासिफिकेशन कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल, यही सब चीज़ें अभी हमने पढ़ी है। रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, फिजिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट और नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या, ये लास्ट वाला नहीं था, 6 वाला नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट में कौन कौन सी एक्शन वर्ब्स आती हैं? बच्चा बाइट करना सीख जाता है, चीज़ों को स्ट्रेच करना सीख जाता है, लूज़ करना, हार्ड करना, मेक, स्मॉल, जग, लेंथ, रिलैक्स और स्ट्रेट। फिर बेसिक फंडामेंटल पे जब आता है तो वो चीज़ों को पकड़ना, गिराना, क्रीप करना, ड्रिंक करना, जंप, वॉक, रन, रीच और नील करना सीख जाता है। नेक्स्ट फिजिकल एबिलिटीज़। फिजिकल एबिलिटी जहाँ पे कि हमने देखा था कि बिहेवियरल फॉर्म में जब बच्चा अपने टोज़ पर मिनिमम टाइम के लिए खड़ा होना शुरू हो जाता है तो स्टार्ट, बिगिन, बियर, बेंड, कंडक्ट, स्टॉप, स्मैश और इंक्रीज। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ जहाँ पे कि बच्चा बैलेंस करना सीख जाता था पैरेलल बार्स पे, तो बैलेंस करता है वो, बेंड करता है, थ्रो करता है, राइट, फीड, आइडेंटिफिकेशन बाय टचिंग, कोई चीज़ को छूते ही उसे ये पता चल गया ये चीज़ क्या है, कैच करना, डिस्कवर करना नई नई चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन बाय स्मेलिंग और हीलिंग, ईट। नेक्स्ट है स्किल्ड मूवमेंट, जब वो परफेक्ट हो जाता है किसी चीज़ में तो परफेक्ट करने में, वो डिग करने में, डाइव करने में, डांस करने में, ड्राइव, प्ले, म्यूज़िकल ऑर्गन्स बजा रहा है, वो शूटिंग करने में, स्विमिंग करने में, ये क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है पर्सन। नेक्स्ट इज़ नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, जहाँ पे कि वो मिमिक करके, किसी की नकल करके वो सीख रहा है, मिमिक कर रहा है, टीज़ कर रहा है, स्टैंड, स्केच, स्माइल, पॉज और सिट। नेक्स्ट है हमारी RCEM अप्रोच। तो RCEM अप्रोच, RCEM की फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल मैसूर। मैसूर के एक कॉलेज है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उन वहाँ के लोगों ने कुछ रिसर्च किया था और ये जो अप्रोच है वो डेवलप की थी, उसी के नाम पे ये RCEM अप्रोच पढ़ी है। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों ने RCEM ने ये रियलाइज़ किया कि मैगर और मिलर कुछ मतलब अप्रोच में कुछ लिमिटेशंस है, तो वो क्या, उन्होंने स्ट्रेस डाला मेंटल प्रोसेस में। यहाँ पे दोनों में ही किसी पे भी मेंटल प्रोसेस पे बात नहीं की गई है, ना मैगर अप्रोच में ना मिलर अप्रोच में। उन्होंने एक्शन वर्ब्स के बारे में बात किया है। तो दे कैन थिंक दैट ह्यूमन लर्निंग कैन बेस्ट बी एक्सपाउंडेड इन टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल प्रोसेसेस, कि कोई भी जो लर्नर है वो इस बेसिस पे उनकी एबिलिटीज़ बताई जाती है कि उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, मेंटल प्रोसेस क्या है। दे ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे उन्होंने मैगर ने जो यूज़ किया था वो कॉग्निटिव अप्रोच यूज़ की थी ब्लूम टैक्सोनॉमी की, और मिलर ने क्या यूज़ किया था, साइकोमोटर यूज़ किया था। RCEM ने फिर से ब्लूम टैक्सोनॉमी में से कुछ चीज़ें उठाई हैं और उसी के बारे में बात की गई है। उन्हीं कैटेगरीज़ को फिर से फर्दर, वो जो 6 कैटेगरीज़ थी उनको 4 कैटेगरीज़ में क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया है और उनके कुछ सब डिवीज़न भी बनाए। फिर हम देखते हैं कि नॉलेज है और उनको 4 को 17 मेंटल एबिलिटीज़ में क्या किया है, सब डिवाइडेड किया है। तो नॉलेज जब हमें किसी चीज़ की होती है तो हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं उसे, और रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आज मेरे से कोई चीज़ पूछ ले और मैंने वो 3 साल पहले पढ़ी है तो मैं उसे अपने माइंड पे स्ट्रेस डाल के और मैं उसे याद करने की कोशिश करूँगी, रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, सी रिलेशनशिप और क्लासीफाई। जब हमें कोई चीज़ समझ में आ जाती है, उसका मीनिंग समझ में आ जाता है, तो हम उसमें दूसरी चीज़ों के साथ उनका रिलेशनशिप देखना शुरू कर देते हैं और उन्हें फिर क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं।
फिर उसके बाद हम जनरलाइज कोई रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, साइट एग्जांपल्स के थ्रू हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, या फिर एज एग्ज़ाम्पल उस चीज़ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन, कोई भी हमने थियोरेटिकल नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल में हम चेंज कर रहे हैं। मान लो कोई एक नर्स है, उसने ड्यूरिंग अपनी इंटर्नशिप जो भी चीज़ थ्योरी में सीखी थी, अब जब वो नर्स बन के कहीं अपॉइंटेड हो जाएगी हॉस्पिटल में, वहाँ उसे वो प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, मतलब अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने पड़ेगा। तो फॉर्मुलेट, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने लगते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद प्रिडिक्ट, इन्फर, रीजनिंग, स्टैब्लिश, हाइपोथेसिस स्टैब्लिश कर रहे हैं हम। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो मैं ये कहूँ कि ये हम एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी के घर में गया जहाँ पे मर्डर हुआ था, तो वहाँ पे मर्डर हो रखा है, उसे ये नहीं पता है कि ये कैसे मर्डर हुआ होगा, क्या सिचुएशन हुई होगी, किस हथियार से मारा होगा, या जो भी कुछ है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी कंक्लूज़न पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले कुछ बेसिक्स वो बनाते हैं कि अगर इसके गले पे ये चीज़ है, निशान है, तो ये इसको क्या चाहिए, किसी हथियार से, तेज़ धार वाले हथियार से मारा गया होगा, या फिर खिड़की खुली हुई मिलती है तो बोल दिया कि यहाँ से जो वो मर्डरर है वो भागा होगा, या फिर जो भी चीज़ है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने स्टोरी बनाई है वो स्टोरी जो है वो एक्चुअल में भी होगी, पर वो क्या है, कोई हाइपोथेसिस सेट करके और उस पर अपने केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करते हैं, वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या आता है, एनालाइज कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं और इवेल्यूएट कर रहे हैं। वहाँ पे जब हम कॉग्निटिव इफेक्ट में ये लास्ट के 3 हमारे हिरार्की में थे, तो उनको क्या कर दिया, क्रिएटिविटी के अंडर में इन तीनों को ले लिया, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्यूएट कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद है बिहेवियरल टर्म, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। तो दिस मेथड ऑल्सो रिक्वायर द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, as identifier in taxonomic category considering entering behavior of the student। तो किसी भी स्टूडेंट का एंटरिंग बिहेवियर क्या होगा, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि हमारा टॉपिक है, हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नॉलेज, ये कॉग्निटिव डोमेन में आ गए हम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी, ये जो 4 कैटेगरीज बनाई थी। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ द इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, पहले उसका मीनिंग जो है वो रिकॉल करेंगे, लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल डेवलप द एबिलिटी टू क्लासीफाई द वेरियस टाइप ऑफ डिमांड। अलग अलग तरह की जो डिमांड्स हैं उन्हें डेवलप करने, अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश करेगा वो, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस केस में कहाँ पे काम करती है, कैसे काम करती है। एप्लीकेशन, वो रीज़न निकालने की कोशिश करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती ही क्यों है। और क्रिएटिविटी में क्या करेगा, वो एनालाइज करने की कोशिश करेगा वेरियस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, उसके बाद मेरिट दे रखी है RCEM अप्रोच की। ये क्या है, ईजी होती है ये वाली अप्रोच, यूज़फुल है, पर द लर्नर नो लॉन्गर नीड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब। जैसे हमने 2 अप्रोचेज में पढ़ा था, उसमें बहुत सारी एक्शन वर्ब्स थी, यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ द मेथड इज़ मोर स्पेसिफिक और डेफिनेट इन कंपैरिजन टू रॉबर्ट मैगर और रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच। ये क्या है, ज़्यादा स्पेसिफिक है रॉबर्ट मैगर और मिलर्स अप्रोच से। नेक्स्ट इज़ this method is applicable for objective of all the 3 domains, namely cognitive, affective और psychomotor। ये तीनों के ऊपर काम, ये बात बताता है, कोई 1 या 2 अप्रोच को लेकर नहीं चल रहा है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे अप्रोच जो है वो 17 मेंटल प्रोसेसेस या एबिलिटीज़ में उनको क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है, किसके साथ, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इट एक्सपाउंड ह्यूमन लर्निंग इन टर्म्स ऑफ मेंटल प्रोसेस। उन्होंने बिहेवियर टर्म्स को ना लेके उन्होंने मेंटल प्रोसेस को लिया है यहाँ पे।
किसी भी लर्नर की। तो दिस अप्रोच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल स्कूल सब्जेक्ट। यहाँ पे 17 मेंटल एक्टिविटीज़ बताई गई हैं टू राइट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। नेक्स्ट इज दिस अप्रोच डज नॉट लीव एनी डाउट और कन्फ्यूज़न इन प्रिपेयरिंग क्राइटेरियन टेस्ट आइटम। यहाँ पे कोई भी किसी चीज़ को समझने में कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं रहती इस अप्रोच को जब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंट टू द लर्निंग प्रोसेस इन कंपैरिजन टू लर्निंग आउटकम। तो ये क्या है, लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो डालता है, स्ट्रेस डालता है, बजाय कि लर्निंग आउटकम क्या आएगा हमारा। द अप्रोच हैज़ बिन डेवलप इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इसलिए मोर यूजफुल फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल्स के लिए तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा सही है। लिमिटेशंस क्या हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक डिवीज़न ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 3 डोमेन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने अलग अलग नहीं बांटा है कि ये है कॉग्निटिव, ये है इफेक्टिव और ये है साइकोमोटर डोमेन। यहाँ सेकेंड पॉइंट है, दिस अप्रोच कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल, एस्थेटिक सेंस, टेस्ट इन द फील्ड ऑफ सम सब्जेक्ट मैटर टॉट इन द स्कूल। तो ये जो अप्रोच है, ये कौन सी स्किल, ये एस्थेटिक स्किल, टेस्ट इन द फील्ड ऑफ सम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर, ये सारी स्किल्स को क्या डेवलप करने में अचीव करने में फेल होती है एक तरह से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिंक द एलिमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट मटेरियल विद मेंटल एक्टिविटीज़ और एबिलिटीज़। तो ये जो हमारी ये एबिलिटी वो है, प्रोसेस है, ये डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है सब्जेक्ट मटेरियल और मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं उनके बीच में लिंक क्रिएट करने में। देयर इज़ नो प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द वेरियस मेंटल प्रोसेस असाइड टू वेरियस ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मेंटल प्रोसेस और डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बीच में कोई भी प्रॉपर बैलेंस नहीं है। द कंपाइलिंग ऑफ एबिलिटीज़ विद इन द कैटेगरी सीम्स टू बी क्वाइट सब्जेक्टिव एंड आर्बिट्रेरी। तो हमें यहाँ पे सारी एबिलिटीज़ को कंपाइल करना, एक साथ जोड़ देना इन सारी कैटेगरी को, हमें कुछ सब्जेक्टिव सा लगता है और ये आर्बिट्रेरी, मतलब इस पर कुछ आर्गूमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज देयर आर ओनली 3 मेंटल एबिलिटीज़ फॉर क्रिएटिंग आस्पेक्ट वेयर एज टॉरेंस एंड अदर हैव 5 एबिलिटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़। उन्होंने ओनली 3 मेंटल एक्टिविटी दी है क्रिएटिविटी की, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, पर टॉरेंस ने क्या दिया थी, 5 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दी थी। नेक्स्ट इज दिस अप्रोच शूट मोर टू द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव दैन द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सूट करता है कंपैरिजन टू साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, या फिर कॉग्निटिव भी बोलते हैं इसे। द अजम्पशन दैट द ह्यूमन लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द 17 मेंटल प्रोसेस इज़ एररनीसिस। अब हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग की मेंटल प्रोसेस को 17 कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, ये जो है इसमें एरर भी क्रिएट कर सकता है, ये पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, वाइल राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। जब हम अपने इन प्रोसेस को बिहेवियरल टर्म्स में लिखते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड अप्रोप्रिएटली इन वेल डिफाइंड टर्म एंड क्लियर लैंग्वेज। जो ऑब्जेक्टिव हैं वो वेल डिफाइंड टर्म्स होनी चाहिए उनकी, और लैंग्वेज भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। दे शुड कवर ऑल 3 कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव शुड कवर वेरियस लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स that can be attained through a particular set of instruction. Next is the objective of instruction should be in direct relation with the particular content of a topic. तो ये जो उनका ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शन का, वो टॉपिक से क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए डायरेक्टली। 5th पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन लर्निंग एक्सपीरियंस